सितंबर वीक 2 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और यदि आप युगांडा या बुर्किना फासो ऐसे देशों से यदि आते हैं तो भले ही कमेंट नहीं करोगे तो चल जाएगा, बट आप मेरे वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं भारत से, तो भैया कमेंट वगैरह कर दिया करो। आपके कमेंट में ही तो जो है ऊर्जा छुपी हुई है ना। चलो शुरू करते हैं। पहला वीक वाला जो है ज़रूर देख लीजिएगा। अभी क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसके संस्था की आप बात करें तो उनके द्वारा एक 4th एनुअल एयर क्वालिटी और क्लाइमेट बुलेटिन निकला है। अब स्पेशली जो मेंस वगैरह जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो उस टाइम हमको ये बहुत ज़्यादा काम आती है ऐसी चीज़ें। इसके कुछ की फाइंडिंग्स है जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि जब प्रदूषण निकलता है तो उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स भी निकल रहे होते हैं, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल, उनको हम पीएम कहते हैं। पीएम मतलब पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अब 2.5 लगा है मतलब उसका साइज़ की बात कर रहा है, वो उस माइक्रोमीटर के बारे में बात करें तो हम लोग साइज़ के बारे में। 2.5 मतलब बहुत छोटा होता है। फिर कहीं कहीं आपने PM10 भी देखा होगा, वो और छोटा होता है। और छोटा मतलब 2.5 ही सबसे ज़्यादा छोटा होगा, और मतलब उससे थोड़ा बड़ा रहेगा ये। अब ये 2.5 जो है वो बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि सबसे छोटा 2.5 रहेगा। ये एकदम शरीर में अंदर जा सकता है श्वसन क्रिया में, तो बहुत नुकसानदेह है मतलब ये। तो ऐसे सॉलिड, अब धूलकण, रागकण वगैरह, इनको मिला के आप एरोसॉल्स वगैरह को बोल सकते हो पर्टिकुलेट मैटर। अब ऐसी बात कही गई है कि ग्लोबली जो है यूरोप और चाइना ने, ठीक है ध्यान रखना, यूरोप और चाइना ने थोड़ा सा लोअर लेवल्स दिखाया है, बट नॉर्थ अमेरिका और इंडिया भैया पीछे नहीं है, मतलब ये आगे हैं। इनका जो है इंक्रीज़ हुआ है पीएम पर्टिकुलेट मैटर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि पीएम मतलब पर्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर जो है उसका, उससे छोटा हो। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें स्पेशली बात करी है कि अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। एक चीज़ और है इसमें कि इसका सीधा क्रॉप्स पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये धूलकण, रागकण, अब ये पत्तियों पर क्या होगा, लग जाएगा। पत्तियों पर लगने के बाद क्या है, फोटोसिंथेसिस उतना हो नहीं पाएगा, सूर्य के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो क्रॉप की ईल्ड्स भी, मतलब फसलों की जो उत्पादन जो है वो भी कम, 15% तक कम देखी गई है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत इंपैक्ट वाली बात है। तो दुनिया कह रही होती है क्लाइमेट चेंज और ये प्रदूषण से ये होता है वो होता है। आपको एक अच्छा पॉइंट मिल गया, आप क्रॉप्स वगैरह में भी जा सकते हैं। फिर कुछ प्रीलिम्स के लिए मैंने कीवर्ड्स लाए हूँ, एरोबायोलॉजी एडवांसमेंट्स। अब कई बार ये वर्ड समझ में नहीं आएगा आपको, एरोबायोलॉजी। अब भले किसी मीडियम को एज इट इज़ उन्होंने हिंदी में लिख दिया, बैठे हैं। तो एरोबायोलॉजी का मतलब होता है एरो, एयर से समझ गए। तो क्या होता है कि ऐसे बायोलॉजिकल पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, फंगाई हो गया, पोलन हो गया, वायरस हो गए, मतलब अब मान लीजिए बहुत छोटे छोटे कण जो धूलकण, रागकण जैसे प्रदूषण के होते हैं, वैसे पेड़ पौधों से भी जो है इस तरह के रिलीज जब हो रहे होते हैं, पोलन्स वगैरह जो है या परागकण वगैरह जो है, ये भी ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट देते हैं। कई बार आपने गुजरात में केस भी सुना होगा कि कुछ पेड़ पौधों को जो है रोका गया था, ताकि क्योंकि उनके जो परागकण जब उड़ रहे थे तो हेल्थ इम्पैक्ट आ रहे थे। अब आफ्टर ऑल सांस से अपने शरीर में चले जाते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट। तो जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स से जो प्रदूषण हो रहा है उसकी स्टडी करना ही एक एरोबायोलॉजी की तरफ आपको जाएगा, और उसमें स्टडी ये करना है कि कितना इम्पैक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट हेल्थ पर जाता है। बायो एरोसॉल्स मतलब इनडायरेक्टली वही सारी चीज़ की बायोडाइवर्सिटी। नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो अब ध्यान से समझना कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है, और जो क्लाइमेट चेंज, उससे क्लाइमेट चेंज से बायोडाइवर्सिटी पर क्या फ़र्क पड़ा, किस तरह से जो है फ्लावरिंग प्लांट्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स पर चेंज हुए, ये बायो एरोसॉल्स की जो स्टडीज़ हैं उन स्थिति पर भी हम लोग ले जा सकते हैं। उसके बाद में आप ये भी कह सकते, इनफैक्ट इससे हम चेंज भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है बदलाव आया हुआ है, कितने डाइवर्सिटी के जो पैटर्न्स चेंज हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें हम लोग देख सकते हैं। बट इतना ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन हाँ, एरोबायोलॉजी ये शब्द को ज़रा आप लोग याद रख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा काम का है, ठीक है। उसके बाद में हालांकि टेक्नोलॉजीज़ वगैरह उस लेवल की आ चुकी हैं, जैसे रियल टाइम बायो एरोसॉल मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप लोग, जिसमें हाई रिजोल्यूशन इमेजेस निकाल रहे थे हम लोग, फिर उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। मल्टी बैंड स्कैट्रोमेट्री जिसको हम कह सकते हैं, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह कह सकते हैं। मतलब एक्चुअल में हमें वायुमंडल में प्रदूषण के रूप में ये भी देखना होता है कि ये जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, धुआं वगैरह, उसके अलावा भी और किन किन चीज़ों से हो रहा है। सो बायो एरोसॉल शब्द को थोड़ा सा याद रखना है, एरोबायोलॉजी देखना कि ये सब एक तरह से एक नया रूप है प्रदूषण का, ठीक है, उसकी स्टडी करना। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज़ क्या कह रही है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज़ में, लेकिन आपसे कहूँगा कि क्या होता है कि आपने जिंजर तो सुना ही होगा, अदरक, तो एटलीस्ट ये वर्ड आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल बड़े स्पीशीज़ के नाम आने लगे हैं ना एग्जाम में। तो ग्लोबा शब्द जो है, ग्लोबा टायरेनेसिस और ग्लोबा जानके, ये किस चीज़ से लिए है, तो ये जिंजर की स्पीशीज़ है, मेघालय में अपने को देखने को मिली, जो डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज एरिया उस क्षेत्र में। तो मेघालय में एटलीस्ट अपने को याद रखना है, ज़्यादा इसकी डिटेल में अपने को ज़रूरत जाने की नहीं, लेकिन जिंजर की स्पीशीज़ होती है ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
मतलब बाकी तो ये एक चीज़ और है कि इसे डांसिंग गर्ल्स भी बोला जाता है। अब जैसे कलरफुल फ्लावरिंग ये दिखाई दे रहा है तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा डांसिंग गर्ल। तो ऐसे कुछ कीवर्ड आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। बाकी आपको लगे तो PDF वगैरह आपको मैं दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी दे दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आराम से। बट इतना बेसिक याद रखो, पूरी यूपीएससी की तैयारी घर बैठ के, कहीं नहीं जाना है, कहीं परेशान नहीं होना है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो सालों से आपको जो है अपने अनुभव से पूरी यूपीएससी की तैयारी को आसान बना रहे हैं, इनका आप हिस्सा बन सकते हैं। आज आखिरी दिन है, लास्ट डे है, 24,999 में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स, प्रीलिम्स, मेन, सीसेट की प्रिपरेशन, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मेंटरशिप और स्टडी मटेरियल भी साथ में मिल रहा है आपको। तो सब्सक्रिप्शन आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, मेरा कोड आपको ज़रूर यूज़ करना है SGYT10, यदि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है। नए बैचेस शुरू हो चुके हैं और हर विषय के जो एक्सपर्ट हैं आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। पूर्ण रूप से जो है मेहनत आपके साथ कर रहे होते हैं, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टील कार्बन क्या होता है। कई बार हमें नहीं समझ में आता। तो देखो, कई बार क्या होता है कि कार्बन पेड़ पौधों में स्टोर हो जाता है, ठीक है, हमें मालूम है कि भाई रेस्पिरेशन के रूप में इस तरह से। एक अच्छी चीज़ और पता लगी कि जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर है, जैसे समुद्रों की तो बात चलो ठीक है, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर का मतलब जैसे वेटलैंड्स हो गए, आर्द्र भूमि हो गई, तालाब हो गए, झील हो गए। अब उसके अंदर क्या है, बहुत सारे वेजिटेशन है, माइक्रोबियल बायोमास है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, सड़ा गला हुआ सब कुछ जो है डिकम्पोज्ड मैटर होता है। ये भी क्या करता है, कार्बन को स्टोर करता है। तो ऐसी चीज़, ऐसे फ्रेश वाटर तालाब, झील, लेक, जो एक तरह से ज़्यादा इसमें फ्लो नहीं हो रहा हो, जो स्थल एक तरह से जिसको आप कह सकते हो कि लेंटिक फीचर जिसमें हो, जो ज़्यादा मतलब एकदम स्थिर हो, ठीक है, लोटिक नहीं, लेंटिक। लोटना मतलब वो तो मूव करने वाली बात हो गई। तो जो स्थिर पानी है वहाँ पे भी तो ये सब सारी चीज़ें जो है कार्बन। तो टील कार्बन शब्द को याद रखना है कि ऐसा कार्बन जो स्टोर हो रहा हो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर उसमें, जिसमें वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह सब कुछ रहेगा। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा आप इस एस्पेक्ट में भी रखना कि हो ये रहा है कि एक स्टडी हाईलाइट करती है कि क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट किया जा सकता है कि यदि वेटलैंड्स पर हम लोग ध्यान देने लगे। वेटलैंड्स को मतलब वेटलैंड का एक यूज़ और आज हमें समझ में आ रहा है कि भैया ये कार्बन को भी जो है स्टोर करता है। कार्बन वायुमंडल में जो कार्बन इकट्ठा हो रहा है, जितना ज़्यादा होगा उतना प्रदूषण मतलब एक तरह से ज़्यादा है, मतलब उतनी गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि उतनी अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन ब्लॉक होंगे। अब वही नहीं रहेगा कार्बन स्टोर, यदि धरतियों में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, तो एटलीस्ट हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे थोड़ा सा एक तरफ से कंट्रोल हो सकेगा। तो टील कार्बन शब्दों को बस मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाह रहा था। बाकी टील कार्बन यदि है तो एक तरह से आप कह सकते हो कि कल को गर्मी पैदा नहीं होगी वायुमंडल में, तो जो शहर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, शहर जो है थोड़े ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। ये केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, एक तरह से रामसार साइट्स भी है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी आता है कि बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कहानी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी है, साइबेरियन क्रेन्स के लिए फेमस है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट आप और PDF को स्टडी कर लीजिएगा, काम की चीज़ है। भैया पुराना मत भूलिए यार, है ना, कि भारत में अभी प्रदूषण बढ़ा है। PM25, डांसिंग गर्ल्स या ग्लोबा नाम एटलीस्ट अपने को पता हो, जिंजर की बात कर रहे हो, और कोड मेरा है SGYT10। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज़ क्या कह रही है। ये भी बहुत अच्छा कंटेंट है, स्पेशली जब पोल्यूशन से संबंधित जब मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग, आपके पास कुछ फैक्ट है, स्टार्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। एक स्टडी ये कहती है कि इंडिया जो है बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर वर्ल्ड में बनने की स्थिति में आ गया है, मतलब हो गया, टॉप स्पॉट इसने ले लिया है। अब चलो ठीक है, लेकिन इसका एक डेटा अपने पास होना चाहिए, मतलब एक अपने आप में एक अलार्मिंग स्टेज है। जो अनबर्न डेब्रिस है, जो अभी तक जला नहीं, वो करीब करीब 43% है। अनमैनेज प्लास्टिक वेस्ट है 22 मिलियन टन, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बर्निंग वेस्ट जो 29-30 के आसपास ही हो गया। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्मिंग डेटा है, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। उसके बाद में ग्लोबल लेवल पे यदि हम लोग देखें तो टोटल ऐसी 20 कंट्रीज जो 70% तक कंट्रीब्यूट करती हैं, उन पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, जिसमें 4 लो इनकम कंट्रीज हैं, 9 लोअर। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट मैंने आपको कंटेंट दे दिया है कि आप मतलब, और काम का ही लिखा है मैंने, अन्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें किया है। इसमें फिर नाइजीरिया, इंडोनेशिया भी आते हैं यार, है ना, मतलब ये पॉल्यूटर्स में आ रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब भारत में प्लास्टिक पोल्यूशन का इशू तो है। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। अब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में एटलीस्ट याद रखें कि इतने UN मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है 2024 तक मतलब एक तरह से ट्रीटी लागू होगी। अब ध्यान रखना कि ये न्यूज़ में बनी रहेगी। इसके गोल्स क्या हैं, कोई भी चीज़ प्लास्टिक ट्रीटी हो रही, मतलब हमें प्रदूषण को कम करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, प्रदूषण को कम तो कर ही देंगे हम लोग, साथ में अननेसेसरी जो यूज़ है उसको हम कर देंगे कम, उसके बाद में केमिकल जो है उसमें बैन कर देंगे, रिसाइकलिंग गोल्स को सेट कर लेंगे हम लोग। जो इंटायर लाइफ साइकिल है किसी भी प्लास्टिक की, उसको भी हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ जाकर ये एंड हो रहा है, टाइम से रिसाइकल हो रहा है कि नहीं।
उसमें जो लोग वल्नरेबल लोग काम कर रहे हैं उनका भी कुछ हेल्थ इंडस्ट्रीज़ वगैरह मतलब हेल्थ वगैरह इंपैक्ट ना हो, उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। केमिकल टेस्टिंग मैंडेट्स प्रॉपर चीज़ों, मतलब ऐसे तो नहीं कि कुछ भी बिक रहा है और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं हम, प्रॉपर इवैल्यूएशन भी हो उन सब चीज़ों का। तो ऐसे कुछ उद्देश्यों से एक ट्रीटी बनाने जा रहे हैं हम लोग। भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कमेंट में कि कहाँ है ये, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने जो है एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है, वाटर स्पेनिक, मतलब जो है ये आप फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। और स्पेनिक मतलब पालक ले लो गाइस, ये काफ़ी रिच होती है फोलेट में, विटामिन बी नाइन। तो ये वाटर स्पेनिच वगैरह जो है किसने शोध किया वगैरह, ऐसा बेसिक जानकारी आप लोग याद रख सकते हो। और बाकी तो ये आयरन में ज़्यादा है, विटामिन कंटेंट है, कैल्शियम वगैरह है, और पानी में लगेगा तो जो है एक तरह से हम कह सकते हैं वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल बेनिफिट अपनी जगह है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, अब तो जो है सफाई की बात हो रही थी, अब जो है बढ़िया वायु को भी साफ कर लो गाइस। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है भैया इस साल के होस्ट थे। साथ में 3 कैटेगरी के वाइज जो है 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या करीब है, तो वहाँ पर सूरत, जबलपुर, आगरा, ये साफ मतलब एयर क्वालिटी में। कैटेगरी 2 3 से 10 लाख लोग जहाँ पर हैं, फिरोज़ाबाद, अमरावती, झांसी। और कैटेगरी 3 रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़ जो है वो इसमें अंतर्गत आएंगे। तो एक तरह से वहाँ की जो एयर क्वालिटी एम्बियंट, एक तरह से एम्बियंट एयर क्वालिटी है पॉल्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके आधार पर बताया। नहीं तो अब ऐसे शहर का कहाँ कैटेगराइजेशन करेंगे आप लोग, तो जनसंख्या के हिसाब से। हालांकि इसको आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं कि कितने शहर थे। 47 सिटीज़ थी, इसमें 44 सिटीज़ ली थी, इसमें 40 सिटीज़ ली थी, और इसमें जो है 10 लाख पॉपुलेशन, ये कुछ ऐसा क्राइटेरिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्वच्छ वायु दिवस भी 7 सितंबर को बनाया जाता है, तो इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हो रही थी तो किसके उसमें, अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। आफ्टर ऑल इसका तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में अभी भी आ सकता है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो मैं एक लाइन मार्क करूंगा, शरीर में चली जानी चाहिए। एक्चुअल में इसका जो मेन उद्देश्य था ये था कि जो कुछ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, ठीक है, शहरों के लिए था स्पेशली, ऐसा मान के चलना। तो इसमें मेन मुद्दा ये था कि कुछ भी हो जाए हम लोग पर्टिकुलेट 2.5 और 10 पीएम जो आज स्टार्टिंग में मैंने बात करी, उसको हमें रिड्यूस करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो 20 से 30% तक को इसको रिड्यूस करना था। फिर आगे जाकर 24 के बाद में 26 तक का 40% जो है इसका रिडक्शन के टारगेट्स हैं। तो ये एक तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा मतलब काफ़ी फेमस भी है, न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी आप लगे तो रीड कर लेना, काम की चीज़ जो थी वो बता दी मैंने। इसमें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना, बस याद रखना है कि जो कोरकुमा करके जो शब्द है आपको दिखाई दे रहा है, इसका सीधा संबंध जो है वो किससे है, जल्दी बताइए। तो ये हल्दी होता है, टर्मरिक, तो इससे संबंधित याद रखना, नहीं तो कई बार जो है हम लोग परेशान होते रहते हैं कि क्या है ये। तो टर्मरिक से संबंधित है ये कीवर्ड जो एग्जाम में आ सकता है। तो ये भैया रिसेंटली डिस्कवर की गई है नई स्पीशीज़ नागालैंड में, ठीक है। मुझे इससे याद आया अदरक, अदरक को याद रखना आप लोग, जो था आपका जिंजर, इसमें मध्य प्रदेश आगे है ना प्रोडक्शन के नाम पे, तो थोड़ा सा ये भी याद रखना। तो फिर आप टर्मरिक का बताओ फिर मुझे, हल्दी कहाँ, कौन सा राज्य आगे हल्दी में। तो 2 काम दे दिए मैंने कमेंट में लिखने के लिए। इलोंगेटेड टोर्टाइज, ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस इतना याद रखना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सर, ये अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत संकटग्रस्त है, बहुत ज़्यादा मतलब इसके जो है जनसंख्या खतरे में है। और ये साल फॉरेस्ट वगैरह के आसपास डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, उन रीजन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरी भारत में ज़्यादा दिखेगा, नॉर्थ इंडिया में इसका जो एक तरह से आप कह सकते हो कि हैबिटेट, आवास। हालांकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह में भी देखा गया है, बट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। टाइफून जो चल रहा है भैया, यागी, जापान ने जो दिया है नाम, उधर चाइना से जो शुरू हुआ था, चाइना के कुछ क्षेत्र, लाओस, वियतनाम और अभी तो म्यांमार तक तबाही मचा रहा है, अभी तो और करंट में चली रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बेसिक अपने को पता होना चाहिए। टाइफून हम लोग साउथ चाइना सी उधर कहते हैं, हरिकेन्स उधर कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन यूएसए की तरफ कहते हैं जी सर। और टॉर्नेडोज भी, ये शब्द आप अक्सर उधर ही सुनोगे। विली विली ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में जाएंगे, और ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत के क्षेत्र में हम कहते हैं। बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको साइक्लोन वाली क्लासेस में ऑलरेडी खूब समझा चुका हूँ, तो यहाँ हम समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे। एक अच्छी चीज़ हो रही है, बायो डिकम्पोजर, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि जो भी सारे डिकम्पोजिशन है, सारे अपघटन पदार्थ जो हैं और अपघटित हो जाएंगे। मतलब क्या कि जैसे एग्रीकल्चर का वेस्ट, वेजिटेबल का वेस्ट, खट्टे फलों का वेस्ट, फ्लावर का वेस्ट, जितने भी ऑर्गेनिक मतलब जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जैविक चीज़ें, सोयाबीन, मिलेट, मेज़ वगैरह,
जितना भी इनका वेस्ट है उसको मैं डिकम्पोज कर दूंगा, बायो डिकम्पोजर मैंने बना लिया। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक माइक्रोबियल लिक्विड स्प्रे बनाया गया है, माइक्रोबियल लिक्विड स्प्रे बनाया गया है, और ये 7 फंगल स्पीशीज से मिलकर बनाया गया है। इससे क्या करोगे, आप कुछ भी चीज़ को सड़ा गला सकते हो, बढ़िया से डिकम्पोज कर सकते हो। फिर आगे जाके इसके तो बहुत सारे बेनिफिट निकल सकते हैं कि एग्रीकल्चर वेस्ट को आप कंपोस्ट में बना सकते हो, सॉइल की क्वालिटी, फिर उसको तुम सॉइल में डालोगे तो सॉइल की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ और हो जाएगी। इसके साथ में हम ये जो स्टबल बर्निंग वगैरह कर रहे होते हैं, ये कर रहे, तो भैया उससे अच्छा है कि इसको काट करके ले जाओ और बढ़िया एक जगह डिकम्पोज बना के खाद बना लो, ये बढ़िया चीज़ है। तो बायो डिकम्पोजर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आप लोग मेंस में यूज़ कर सकते हो इनिशिएटिव्स के तहत, प्रॉब्लम्स में जो इशू आते हैं ना उसमें। मिथुन, मिथुन वगैरह जो है, मतलब ये मिथुन, ये एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो दुधारू पशुओं के अंतर्गत आता है ये, और ये गायल भी जिसे हम कहते हैं, अच्छे से याद रख लीजिएगा। और कैटल ऑफ माउंटेन भी बोला जाता है इसे। असम में पहली बार दिखी है ये, ज़्यादातर ये अरुणाचल प्रदेश में इसका हैबिटेट है, ये याद रखना। और वल्नरेबल स्पीशीज़ है, इसको याद रखना, ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद में एक बीटल स्पीशीज़ मिली है, काऊ डंग, अक्सर में आपने देखा होगा। तो बीटल स्पीशीज जो डंग स्पीशीज़ है, उसका नाम बस मैं याद बताना चाह रहा हूँ कि ओनिटिस बोर्डाटी, देख रहे हो कैसा नाम है। मैं तो कह रहा हूँ इसको भी तुम कम ही याद करना, जो याद करना है वो याद करना है। नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, मेघालय में, इसको पढ़ लीजिएगा प्रभु, ठीक है। मेघालय में, ये आ गया मेघालय अपना, ये कर दिया जूम मैंने। ओ भाई साहब, अब कमेंट कर देना कैसा लगा सेशन, ठीक है। चलो, प्लेसेस इन न्यूज़, बहुत बढ़िया। मेडीरा रिवर अमेजोन की ट्रिब्यूटरी है, अमेजोन मतलब साउथ अमेरिका। वर्ल्ड में जाओ, वर्ल्ड में जाओ, साउथ अमेरिका नीचे देखो, यहाँ पर अमेजोन रिवर मिलेगी ब्राज़ील में, वहाँ पर मेडीरा रिवर, आपको याद भी होगा भैया, वहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और सुनना मेरी बात, जब भी मेंस में फ्लड, ड्रॉट वगैरह की समस्याएं, ड्रॉट सूखे की स्थिति आए, आप वर्ल्ड में आप एग्जाम्पल यहाँ का देंगे। ये एकदम रीसेंट एग्जाम्पल है, पहले साउथ अफ्रीका केप टाउन के भी आप दे सकते थे, बट आप यहाँ के भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक दो चीज़ें और आप कर सकते हैं कि भैया ब्राज़ील के उन क्षेत्रों में, और इनफैक्ट पेरू तक इसका असर देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़रूरी था, पानी तो होना चाहिए, लेकिन अब ठीक है। तो ये रिवर याद रखना, मेडीरा रिवर अमेजोन की ट्रिब्यूटरी है। ये प्लेस थोड़ा सा न्यूज़ में था। इसके बाद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो दौरे पर थे ब्रुनेई। तो ब्रुनेई अपने को पता होना चाहिए, जब भी आप इधर एशिया में जाएंगे तो इंडोनेशिया के नॉर्थ में आप देखना एक देश मिलेगा आपको, ब्रुनेई, कैपिटल बंदर सेरी बेगावन। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, और काफ़ी जो है बायलेटरल विजिट था, एक तरह से आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उनके साथ थोड़ा बढ़िया और जो है हमारे समझौते बेहतर हों। कैपिटल वगैरह याद कर लीजिएगा, साउथ चाइना सी नज़दीक में लगता है इसके। और बेसिकली यदि इधर और थोड़ा सा आप जाओगे तो जो आपका ईस्टर्न मलेशिया वाला पार्ट है वो भी बहुत नज़दीक में है, ठीक है। मैरीटाइम बॉर्डर चाइना के कुछ रीजन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये चीज़ को अपने को ध्यान रखना, हालांकि ये भी 2 हिस्सों में इधर उधर डिवाइडेड दिख रहा है आपको, बाकी ज़्यादा इसमें परेशान नहीं है। हाँ, ऑयल वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में रशिया की जो मिसाइल्स थी वो फिर अटैक वटैक हुआ है, तो वो चलो ये तो हो ही रहा है, पर आपको एक याद रखना है कि पोल्तावा वर्ड कहाँ है, पोल्तावा शहर जो है, स्थान जो है, तो पोल्तावा स्थान जो है अपने को यूक्रेन में याद रखेंगे हम लोग। कीव जो है इसकी कैपिटल है, वॉर्स्क्ला रिवर करके आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर, तो ये भी यूक्रेन में आप लोग याद रख सकते हो। बाकी यूक्रेन किससे बॉर्डर्ड है, तो इधर रशिया है, इधर बेलारूस है, इधर पोलैंड है, इधर स्लोवाकिया, इधर हंगरी है, इधर रोमानिया, इधर मोल्डोवा, इधर काला सागर, ब्लैक सी है। ये आप वर्ल्ड मैप के हिस्से में पढ़ सकते हैं मेरे साथ क्लासेस में, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद में भैया उकाई डैम किस नदी पर है, इसलिए बस पढ़ाने आया हूँ। तापी रिवर जो है हमारी नर्मदा के साउथ में जब चलती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बैतूल रीजन मतलब आप कह सकते हो कि जो मुल्ताई की पहाड़ियाँ हैं एमपी में, वहाँ से शुरू होगी, आगे चलती जाएगी, महाराष्ट्र में जाएगी, गुजरात में जाएगी, गुजरात के बाद में याद रखना है कि वहाँ पर उकाई डैम है, ये याद रखना है अपने को। कॉन्टेक्स्ट कई बार भले ही काम का नहीं है, लेकिन रिवर सिस्टम के साथ अपने को याद होना चाहिए, डैम, उकाई डैम, ठीक है। होप कि आपको ये वीक समझ आ गया होगा भैया। पूरी प्रिपरेशन इस तरह से बढ़िया नेक्स्ट लेवल की आप लोग कर सकते हैं अनअकैडमी पर। कोड मेरा है, आपको पता है, SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, खुश रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। बाकी मिलते हैं अपने अगले संडे। थैंक यू।